जिनकी मृत्यु हुई है वो कोई देश के आम नागरिक नहीं थे मेरे भाई, वो हमारे देश के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों इनका शरीर जब वापस देश में आया तो वो काला और नीला पड़ चुका था पूरी तरह। क्यों इंदिरा गांधी ने कहा कि कोई छानबीन की अब जरूरत नहीं है। वो फ्लास्क जिसमें उन्होंने आखिरी बार दूध पिया उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया गया। क्यों आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार, उनके बीवी बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया। इतने सारे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं है। 2 अक्टूबर की बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या आता है? गांधी जयंती आता है। सबके मन में गांधी जयंती आता है, मेरे मन में भी आता है। पर आज जिस व्यक्ति की बात करेंगे इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। कौन है ये व्यक्ति? ये है लाल बहादुर श्रीवास्तव। लाल बहादुर शास्त्री श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव। 12 साल के जब ये थे इन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव को त्याग दिया था, क्योंकि ये डीपली इंग्रेन था इनके मन में कि मैं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रहना चाहता हूं। अगर एक भी आदमी को अनटचेबल हमारे देश में कहा गया तो भारत, पूरे के पूरे भारत को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ेगा। ये छोटी हाइट के थे पर बड़ा टॉल स्ट्रेचर था इनका। ये लाल बहादुर शास्त्री, इनको शास्त्री टाइटल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ऐसे टाइटल दिया गया था जब इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त स्कॉलर थे। स्वतंत्रता के लिए भारत की बहुत मेहनत करी। लाल बहादुर शास्त्री की कुछ अद्भुत बातें आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप खुद भी नहीं छोड़ पाओगे, मैं क्यों बोलूं, आप इसको मत छोड़ो। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन तो किया, हरित क्रांति पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, वो सब तो किया ही किया। ये 7 बार अरेस्ट हुए, 9 साल खुद जेल में रहे। और जब ये रेल मंत्री बने थे इतना सिंसियर कि गलती से एक एक्सीडेंट क्या हुआ, इन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया। आज के नेता भी बोलते हैं कि इनका यही जेस्चर वॉल्यूम्स में इनके बारे में सब कुछ कह देता है कि इनकी महानता और इनकी इंटेग्रिटी कैसी है। एक ऐसा स्टैंडर्ड कि खुद ही जाकर के इन्होंने रिजाइन कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान को हराया, भारत रत्न तो उनको मिला ही मिला। इनकी मैं पहली कहानी आपको सुनाता हूं, अर्ली डेज ऑफ फ्रीडम की। जिस समय अभी देश को स्वतंत्रता मिली नहीं थी, उस समय लाला लाजपत राय ने एक संस्था बनाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक ऐसी संस्था थी, ये उन गरीब स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करती थी जिनके पास पैसा नहीं था लेकिन उनको जेल हो जाती थी। यानी कि कुछ ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जब जिनको जेल में डाल देते थे तो उनका पीछे पूरे परिवार के पास उनकी आय, उनकी आमदनी सुरक्षित नहीं रहती थी। और ऐसे ही थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। जब इनको जेल भेज दिया गया तो इनकी पत्नी, इनके बच्चों के लिए घर में जीविका सुरक्षित नहीं थी, तो इनको भी 50 रुपया महीना कौन देता था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनको 50 रुपये महीना देती थी। इसको लाला लाजपत राय ने बनाया था। 50 रुपये महीना इनके घर जाता था। तो एक दिन उन्होंने जेल से एक चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी को, ललिता शास्त्री को। पूछा, ललिता क्या तुमको 50 रुपया हर महीना मिलता है? और अगर मिलता है तो क्या तुम उसमें घर चला पा रही हो? तो ललिता का तुरंत चिट्ठी से जवाब आया, बोलो एकदम महीने के महीने मुझको 50 रुपया मिल जाता है, और तो और मैं 40 रुपये में घर चला लेती हूँ, 10 रुपया बचा भी लेती हूँ। तो शास्त्री जी सोचे 10 रुपया बचा रही है, 40 रुपये में काम चल जाता है। शास्त्री जी मुस्कुराए, तुरंत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को चिट्ठी लिख दी। बोला मेरा काम 40 रुपये में चल रहा है, ये 10 रुपया घटा करके आप बाकी 10 रुपये किसी और ज़रूरतमंद को दे दीजिए। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ये इनकी एपिटोम ऑफ इंटेग्रिटी। इतने ईमानदार थे। जिस समय जेल में थे ना ये अंग्रेज, उस समय शासक थे हमारे देश में, इनको पता चला कि इनकी बेटी बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि हो सकता है वो शरीर ना छोड़ दे। इन्होंने चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझको अपना घर जाने दीजिए, मैं बच्ची से मिलके आना चाहता हूं, मैं जेल वापस लौट आऊंगा। तो इनको पैरोल पे 21, 15 दिन की छुट्टी मांगी, इनको 21 दिन की छुट्टी दे दी। क्योंकि जेलर इतना इनसे इंप्रेस था ना, ये विनम्र बहुत थे। मैंने बताया ना कॉपीराइट है इनके पास में विनम्रता का। ये कहानियां हर बच्चे को, हर परिवार में, हर जगह दिखा देना भैया। हाँ, इनको 21 दिन की छुट्टी मिली, ये जेल से घर गए। जैसे ही जाकर के बेटी को गले लगाया, बेटी के पास बैठे, थोड़ा मुस्कुराई बेटी इनको देख करके, और उसके बाद बेटी ने शरीर छोड़ दिया। उसी दिन शरीर छोड़ दिया। ये तुरंत गए, उनके लास्ट राइट्स जिसको बोलते हैं, उनका अंतिम संस्कार अपनी बेटी का किया। आंसू बहाए, सब बहुत दुखी थे, क्योंकि बेटी से मिलने के लिए इनको छुट्टी दी। अब बेटी का तो देहांत ही हो गया। तो घर लौटते हुए अपनी पत्नी को रास्ते में बोले कि अब मैं जेल वापस जा रहा हूँ। तो पत्नी ने बोला 21 दिन के लिए आए हो, कुछ दिन तो हमारे साथ रह लो आप। बोला नहीं, मुझे अंग्रेज सरकार ने छुट्टी दी थी बेटी के लिए, अब बेटी ही नहीं रही तो वो छुट्टी लेना मेरे लिए गलत होगा। मुझे तो ईमानदार रहना है ना, मैं ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहता हूँ। और ये वापस लौट गए। खूब उनके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने रोका, ये माने नहीं। ये वापस जेल लौट गए। और जब जेल गए तो वहाँ के जो जेलर थे उन्होंने खुद ही कहा कि आप 21 दिन रह सकते हैं, हमने आपको 21 दिन की छुट्टी दी है। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं 21 दिन तो आपने मुझे बेटी के लिए छुट्टी दी है, जब बेटी का देहांत हो गया तो अब छुट्टी किस बात की। और इन सब बहुत जेलर, अंग्रेज, इनके सब लोग इनकी ईमानदारी से इतना इंप्रेस रहते थे
ये कहते थे स्वतंत्रता की रक्षा केवल सैनिकों का कार्य नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना है। लिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ये आगे चल के जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए पहले 1950 में। जब ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए, इनकी एक कहानी सुनाता हूं, लोली बट नॉट लोनली। ये मैंने कहानी को टाइटल दिया, बहुत सुंदर कहानी, आपको अच्छा लगेगा। लोली मतलब बिल्कुल लो रहते थे, बिल्कुल विनम्र, नीचे झुक के रहते थे, पर लोनली नहीं थे। हजारों लाखों लोग इनके, करोड़ों इनके साथ रहा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री, ये जब इनकी स्पीच थी, ये मुगल राय रेलवे स्टेशन पे थी। ये मुगल राय जंक्शन है, आप जानते हैं, मुगल राय जंक्शन जो था ये वहीं के रहने वाले भी थे। तो उस स्पीच में जब ये स्टेज पे चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि पूरी भीड़ के अंदर इनकी मां भी खड़ी थी। तो ये स्टेज पे चढ़े ही नहीं, ये पीछे से गए, अपनी मां को बुलाया और स्टेज के पीछे ले गए और बोला, मां कैसी हो, ठीक हो, तुम्हारे तो घुटने में दर्द है ना? मां बोली हाँ। बोले अरे यहां मत रुकना। मां बोली क्यों? अरे यहां पे मंत्री जी आने वाले। बोले कौन से मंत्री? वो रेल मिनिस्टर आने वाला है, आप निकल जाओ यहां से, भीड़ भाड़ हो जाएगी, कहीं चोट वोट लग जाएगी अपनों। तो माँ को लौटाया, वापस आए, स्टेज पे खूब स्पीच वीच दी, उतर के जाने लगे। तो पत्रकार ने देख लिया, उनको रोका, बोला आपकी माँ को आप पीछे ले गए, फिर माँ को लौटा दिया, फिर स्पीच देने आए, क्या हुआ? तो बोले मेरी माँ को ना अभी तक पता नहीं है कि मैं रेल मंत्री हूँ, तो मैं चाहता था कि वो चुपचाप चली जाए। उनको लगता है मैं रेलवे के अंदर एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूँ, एक छोटी जूनियर नौकरी करता हूँ। बोला बता देना चाहिए था, वो कितना गर्वित महसूस करती, मेरा बेटा मिनिस्टर है। बोले वो ठीक है, लेकिन आई डेंट वॉन्टेड माई मदर टू गेट एरोगेंट। मैं नहीं चाहती उनके अंदर अहंकार आ जाए। हाँ, क्योंकि हो सकता है मुझे वो कोई ना कोई काम रेकमेंड करे, किसी इंसान को रेकमेंड करे जिसको मैं बाद में मना नहीं कर पाऊंगा, और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। ऐसे ज़बरदस्त व्यक्ति थे कि जब आगे चल करके होम मिनिस्टर बने 1960 के आसपास। 1960 में जब ये होम मिनिस्टर बने तो लाल बहादुर शास्त्री के जो बेटे थे वो वहीं स्कूल में दिल्ली में पढ़ा करते थे, और टांगा के अंदर, रिक्शा के अंदर स्कूल जाया करते थे। बहुत दूर स्कूल होता था इनका। तो एक बार उनके बेटे ने आकर के बोला, पिताजी आप तो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। बोले हाँ। बोले आप होम मिनिस्टर हैं, हमको टांगे में जाना पड़ता है, आपकी सरकार के अंदर छोटे मोटे मिनिस्टर भी गाड़ियों में उनके बच्चे आते हैं, आपके यहां जो सेक्रेटरी है उसके बच्चे भी गाड़ियों में आते हैं, और हमको टांगे में जाना पड़ता है। ये क्या बात हुई? तो बिल्कुल गलत तरीका हुआ। जब वहां पे कोई जूनियर लोग भी अपनी गाड़ियों में भेज रहे हैं तो हमको भी तो गाड़ी में भेज सकते हैं, आपके पास तो गाड़ी है। तो तुरंत उन्होंने जवाब दिया, माई कार इज अहंकार। हाँ, ये सोचना कि वो मेरी गाड़ी है, माई कार, इट इज अहंकार। अहंकार मतलब क्या हुआ कि भाई वो मेरी गाड़ी नहीं है, वो होम मिनिस्टर की गाड़ी है, मैं अलग हूं, होम मिनिस्टर अलग है, तुम मेरे पुत्र हो, तुम होम मिनिस्टर के पुत्र नहीं हो, तुम लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हो। लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस। इंदिरा गांधी उनकी बहुत तारीफ करती थी कि हम्बल थे, टॉलरेंट थे, और इनके अंदर इनर स्ट्रेंथ इतनी थी, और आम आदमी से कनेक्ट कर पाते थे, क्योंकि वो मंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आम आदमी थे। उनकी ना फीलिंग थी सर्विंग, नॉट बीइंग सर्व्ड। वो सेवा करना चाहते थे, सेवा लेना नहीं चाहते थे। एक बार होम मिनिस्टर रहते वो कोलकाता की जब फ्लाइट पकड़ने के लिए निकले, वो इतना लेट हो रहे थे, इतना लेट हो रहे थे, उनको लगा फ्लाइट मिस हो जाएगी। और तब उनके साथ में दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस भी साथ में ट्रैवल कर रहे थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस बोले बहुत सिंपल है सर, मैं ये रश आवर है, ट्रैफिक का, आपको दिक्कत हो जाएगी, मैं सायरन के साथ में आगे गाड़ी की पूरी कॉन्वॉय लगा देता हूं, वो करते आपको ले जाएगा, सारा ट्रैफिक रुकेगा और आप फट से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा देंगे, नहीं तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने मना कर दिया। वो बोले मैं तो 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, लेकिन कम से कम 10,000 लोग जो इस समय ऑफिस आवर्स में घर लौट रहे हैं, उनका 1 घंटा खराब हो जाएगा, और 10,000 लोगों का 1 घंटा मतलब अपने 10 मिनट बचाने के लिए मैं लोगों के 10,000 घंटे खराब नहीं कर सकता। उनको वीआईपी मूवमेंट के सख्त खिलाफ थे, अपने आप को आम आदमी की तरह देखना चाहते थे। शास्त्री जी आगे चल के 2nd प्राइम मिनिस्टर बने हमारे देश के। जवाहरलाल नेहरू के बाद में 27 मई 1964 को उनका देश के दूसरे प्रधानमंत्री, ये लाल बहादुर शास्त्री की कहानी है, सुनिएगा आगे। 9 जून 1964 को उन्होंने गुलजारी लाल नंदा से, जिनके पास एक टेम्पोररी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रधानमंत्री की पोजीशन रिसीव करी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो वैसे ही थे, एपिटोम ऑफ मोरालिटी, एपिटोम ऑफ मोरालिटी एज अ प्राइम मिनिस्टर। 19 महीने तक प्राइम मिनिस्टर रहे। क्या हुआ, एक बार लाल किले के पास उनकी पत्नी और बच्चों के साथ में उनको एक पत्रकार ने देख लिया। अच्छा, पत्रकार क्या देखता है, डीटीसी की बस, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मतलब सरकारी बस, उससे उतर के अपना लाल किला जा रहे, और वहां बच्चों को जो है ना चुस्की आइसक्रीम खिला रहे। तो पत्रकार उस दिन तो कुछ नहीं बोला, बाद में जब उनको मिला, बोला शास्त्री जी मैंने आपको सरकारी बस डीटीसी के अंदर देखा लाल किला जाते वक्त, और संडे का दिन था शायद, आज से 2 महीना पहले। बोला ठीक बात है, देखा आपने मुझको, हो सकता है। बोला आप कहाँ सरकारी बस में घूम रहे थे? तो बोले देखो ऐसा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं सरकारी बस में ही जा। बोला गाड़ी तो है आपके पास ना? वो मेरी गाड़ी नहीं है,
हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। हाँ, वो मेरी गाड़ी नहीं है। अभी मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के जा रहा था, तो इसीलिए जब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं तो बस में ही जाऊंगा ना, आम आदमी की तरह में। तो लोग इतना हैरान होते थे। अच्छा, इस बात से लेकर के उनकी पत्नी शर्मिंदा हो गई, बोला ऐसा जवाब काहे दे दिया आपने पब्लिक में जा करके, हमारी भी बेइज्जती करा दी आपने। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बड़े प्रेशर में आके परिवार के 12,000 रुपये का लोन लेकर के एक फिएट गाड़ी उन्होंने लोन पे ली अपने लिए। इतने सिंपल व्यक्ति थे, इतने सिंपल व्यक्ति थे कि एक दिन केरोसिन का तेल लेने के लिए, अच्छा प्रधानमंत्री केरोसिन का तेल लेने के लिए पहुंच गए, राशन कार्ड से लेके राशन लिया जाता था, तो वहां दुकान पर जाके लाला जी को बोले भाई केरोसिन का तेल दे दो। बोला राशन कार्ड दीजिए, लीजिए राशन कार्ड, क्या नाम है, बोले लाल बहादुर शास्त्री। तो वो बेचारा बोला कि अच्छा अब तुम कहोगे कि तुम प्रधानमंत्री भी हो। तो वो थोड़ा चुप हो गए, हैं जी लाल बहादुर शास्त्री। बोला हाँ मैं प्रधानमंत्री हूं। तो हंसने लग गए, ए छोटू प्रधानमंत्री, इतना हंसने लग गए जोर जोर से। अब वो जो है बनिया बेचारा केरोसिन का तेल देने की जगह मजाक उड़ा रहा था। बहरहाल जब कनस्तर के अंदर तेल डाला तो पीछे से सिक्योरिटी भागती हुई आई और तेल का ड्रम उठाया, तब उसको समझ में आ रही इतनी सिक्योरिटी भागती हुई आई इनकी। एक्चुअली सिंपल धोती कुर्ते में रहने वाले उनकी सिंप्लिसिटी के कारण उनके बेटे कहा भी करते थे कि लाल के हमारे जो शास्त्री जी थे उनको हमेशा मिसजज कर लिया जाता था। सुनील शास्त्री उनके बेटे, उनके बारे में कई बार कहते हैं कि कॉमनली उनको समझ लिया जाता था कि ये प्रधानमंत्री नहीं है हमारे देश के। 1964 की कहानी सुनाता हूं आपको। जब प्रधानमंत्री के बेटे अनिल शास्त्री सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहां पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करती थी उस समय। तो पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड लेने होता था, वो जाना पड़ता भाई रिपोर्ट कार्ड लेना बेटे का। तो अनिल शास्त्री 1964 में जब वो सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे तो रिपोर्ट कार्ड लेने का समय आया तो शास्त्री जी पहुंच गए स्कूल। अच्छा, जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, अरे अरे प्रधानमंत्री खुद आए हैं, रिपोर्ट कार्ड, भागा अंदर दबड़ 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 जाकर के प्रिंसिपल को, टीचर को, सबको ले आया, गेट खोल दिया, बोला गाड़ी अंदर ले आए। शास्त्री जी बोले गाड़ी अंदर नहीं लाऊंगा, बाहर ही लगाऊंगा। हाँ, और वहीं उनको जो है ना फटाफट प्रिंसिपल टीचर सब भागे, उनको नीचे बैठा दिया, बोला आप यहाँ एक कमरे के अंदर बैठ जाइए, क्योंकि इनकी क्लास तो 3rd फ्लोर पे है, टीचर अपने आप आ रही है रिपोर्ट कार्ड देने के लिए। बोले आपने इसलिए मुझे बैठाया? शास्त्री जी उठ गए, बोला नहीं नहीं मैं 3री मंजिल चढ़ के जाऊँ। बोलो कोई लिफ्ट नहीं है, चढ़ के जाऊँगा, क्या समस्या है। तो वो धीरे धीरे अपना शास्त्री जी चढ़ करके 3री मंजिल पर जब चढ़ के पहुँचे तो वहाँ उसकी क्लास के बाहर पहुँचे अपने बेटे की, और क्लास के बाहर पहुँचे तो वो बहुत लंबी लाइन लगी हुई। अच्छा, वो लाइन से आगे जब उनको लेके जाने लगे तो फिर आकर के लाइन के पीछे लग गए। बोले नहीं नहीं, लाइन से क्यों तुड़वा रहे हैं? प्रधानमंत्री देश का अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल के बच्चों की पेरेंट्स की लाइन में जाकर के लगे, 1 घंटा वेट किया और रिपोर्ट कार्ड लिया। प्रिंसिपल बोला ये क्या तरीका हो, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। बोला प्रधानमंत्री बाद में हूं, पहले मैं अपने बच्चों का पिता हूं। शास्त्री जी जब सारा काम खत्म करके नीचे आए और प्रिंसिपल बोले देखिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी बोले जब मैं नहीं बदला तो आप क्यों बदल जाते हैं? और उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, अगर मैं आज लाल बहादुर शास्त्री ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे और उनमें अहंकार आ जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं। अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि ये विनम्रता अगर मैं आज नहीं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे बच्चों को कभी प्रैक्टिस करा भी नहीं पाऊंगा। ये ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसको मैं कहता हूं क्लियर कट वर्सेस पे कट, क्लियर कट ऑन हिज ओन पे कट। इनको सरकारी गाड़ी एज अ प्राइम मिनिस्टर शेवरोले इम्पाला मिली हुई थी। शेवरोले इम्पाला उस समय बड़ी अच्छी गाड़ी लगती थी। उनके बेटे अनिल शास्त्री को बड़ा मन था कि मैं ये गाड़ी किसी दिन चलाऊंगा। अच्छा, पिताजी देते नहीं थे गाड़ी, नहीं नहीं ये गाड़ी सरकारी आप नहीं चला सकते। तो एक दिन पिताजी कहीं मीटिंग में थे, प्रधानमंत्री ये पीछे से आए, अपना गाड़ी वाड़ी निकाली और ले करके घूम फिर करके आए और वापस लाके गाड़ी लगा दी। अब बेटे ने जब गाड़ी पार्क कर दी, अगले दिन पिता को पता लग गया, शास्त्री जी को समझ आ गया, लग रहा है कुछ गड़बड़, गाड़ी इस्तेमाल हुई। तो ड्राइवर ने बताया हाँ आपका बेटा ले गया था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, चेक करो कितना किलोमीटर चली थी, कल कितनी चली थी और आज कितनी है, डायरी निकाल के चेक करके बताओ। तो बोले 14 किलोमीटर चली है साहब। तो मैंने मेरा बेटा 14 किलोमीटर चलाया है गाड़ी? हाँ जी 14 किलोमीटर। कोई बात नहीं, क्या स्टोरी है? क्लियर कट ऑन पे कट। इन्होंने फटाफट से कागज़ निकाला और चिट्ठी लिख दी कि 14 किलोमीटर का तेल की को अगले मेरी आने वाली तनख्वाह से काट लिया जाए, क्योंकि ये मेरे पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज़ की गई थी। वो 14 किलोमीटर का तेल इन्होंने अपनी तनख्वाह से कटवाया। शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि इनके घर का एक कमांडमेंट था, इनके घर का एक नियम था। मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ आपको। अनिल जो इनका बेटा सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए गया। अब वो स्कूल से पास आउट हो चुका था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज नॉर्थ कैंपस में एडमिशन के लिए वहाँ पहुँचा। वो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन थी, धूप का समय था क्योंकि गर्मियों का सीजन होता है उस समय, जून के महीने में एडमिशन चल रहा था। तो अनिल शास्त्री लाइन के अंदर लगे 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 धूप के अंदर चक्कर खा के नीचे गिर गए। चक्कर खा के नीचे गिरे तो लोग आए, इधर उधर उसको उठाया, पानी वानी छिड़का, तो किसी ने उसको लिम्का पिला दी और कोई इसको ले गया वहाँ पे जो है अपना पास में डॉक्टर के यहाँ। अच्छा, डॉक्टर ने उनका इलाज विलाज किया, थोड़ा उनको ठीक हुआ तो उनसे पूछा पिता का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। बोला मेरा नाम अनिल शास्त्री।
बोले पिता का नाम बताओ। अब पिता का नाम बताओ तो ये अपनी माँ का नाम बताने लगे। बोले नहीं नहीं, माँ का नाम ठीक है था, मुझे पिता का नाम बताओ। वो फिर माँ का नाम बताने लगे। बोले माँ का नाम ठीक है, हमारे यहाँ नियम है, पिता को हम हैंड ओवर करेंगे आपको, तो अपने पिता का नाम बताओ। तो ये बोले पिता का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो डॉक्टर हंसने लगा। अब तुम बोलोगे कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बोला कि हाँ जी वो प्राइम मिनिस्टर है। तो डॉक्टर फिर हंसने लगा और थोड़ी देर में किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो इनके पिता वहाँ पहुँच गए। वो डॉक्टर बहुत हैरान हुआ देख करके कि प्रधानमंत्री का बेटा इतना देर से लाइन में लगा हुआ। तो डॉक्टर ने पूछ लिया कि आपका बेटा आपका नाम क्यों नहीं बता रहा था। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री बोले कि हमारे घर में एक नियम है कि नो वन इज अलाउड टू टेक माय नेम एनीवेयर, इससे ये ग्राउंडेड रहेगा जिंदगी भर। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने बोला अगर आपने इस पर जोर नहीं डाला होता ना तो ये मेरा नाम आपको कभी बताता भी नहीं। और नाम ना बताने की कहानी सेंट स्टीफन से पास आउट होने के बाद, क्योंकि मैं पूरे परिवार को साथ ले रहा हूँ, अनिल शास्त्री का भी देखा अपने स्कूल से, फिर वो कॉलेज से, फिर अब उनकी नौकरी लग गई। अनिल शास्त्री एक प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी किया करते थे। अच्छा, क्या वो किसी को नहीं पता कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के बेटे। लेकिन अनिल शास्त्री की कंपनी में एक दिन उनके मैनेजर ने जाके कंपनी के ओनर को बता दिया, अरे प्रधानमंत्री का बेटा है ये, हमारे यहां नौकरी करता अनिल शास्त्री। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा अच्छा प्रधानमंत्री का बेटा, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, इसको जरा तनख्वाह बढ़ा देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं, अपना भी कुछ ना कुछ आगे चल के काम बनेगा। हाँ, तो उसने तुरंत एक चिट्ठी लिख करके दी कि भाई आपको प्रमोशन दिया जाता है, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, तनख्वाह डबल कर दी गई। अनिल शास्त्री बहुत खुश, बहुत खुश। घर गए, जाकर के पिताजी को कहानी सुनाई, चिट्ठी दिखाए, देखो हमारा प्रमोशन हो गया, हमारी सैलरी बढ़ गई, अरे कमाल हो। पिताजी ने पूछा ऐसा क्या किया तुमने भाई? हाँ, जो प्रमोशन है वो अप्रैल के महीने में होता है, तुम्हारा नवंबर में काहे हो गया प्रमोशन? तो वो बोले ये तो मुझे मालूम नहीं है, बस हुआ है प्रमोशन, तनख्वाह नहीं। तुमने किया क्या ऐसा जो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई? शास्त्री जी ने पूछा बेटे से। बेटा बोला कुछ तो देखा होगा ना मुझ में इसलिए दिया। शास्त्री जी बोले कोई बात नहीं। अगले दिन दफ्तर में गए, दफ्तर जाकर सुबह सुबह अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से उसकी कंपनी के चेयरमैन को फ़ोन लगा दिया, क्या भैया आपने हमारे बेटे को प्रमोशन क्यों दिया, उसकी तनख्वाह काहे बढ़ाई आपने? तो बेचारा बोला अरे प्रधानमंत्री प्रणाम आपको, हाँ बड़ा खुश हुआ, प्रधानमंत्री का फोन। बोले आपका बेटा है तो काबिल तो होगा ही ना। नहीं नहीं नहीं, काबिल है कि मेरा बेटा है? नहीं नहीं दोनों है। नहीं नहीं, काबिल है कि मेरा बेटा है? नहीं काबिल तो है, ये जैसे ही पता चला आपका बेटा है, मैं तनख्वाह बढ़ा दी। बोले शट अप, अभी उसकी तनख्वाह आधी करो और अभी उसका डिमोशन करो, वापस डालो उसको, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। हाँ, वो बेचारा आदमी घबरा गया और फटाफट अनिल शास्त्री बेचारा उदास बहुत हुए कि यार मेरा बक्का अभी प्रमोशन हुआ, मुझको नीचे गिरा दिया। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बोले ओवरटर्न योर डिसीजन विद इमीडिएट इफेक्ट, ऐसा करके इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी के साथ एक दफा भुवनेश्वर गए थे, जगन्नाथपुरी की तरफ भुवनेश्वर गए। ही फेवर्स बजट इंस्टेड ऑफ फेवरिंग फेवर्स। मैं आपको कहानी सुनाता हूं क्या है। इनकी पत्नी को साड़ी खरीदने का मन था। वह बहुत सुंदर साड़ी की एक फैक्ट्री थी जो कि उड़िया साड़ी बनती थी, ट्रेडिशनल बहुत सुंदर साड़ी। ये फैक्ट्री में गए तो वहां लोगों को पता चला अरे प्रधानमंत्री आए अपनी धर्मपत्नी के साथ में। फैक्ट्री का मालिक पूरी टीम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमने लगे, अरे प्रधानमंत्री आए। बोले हम आपको साड़ी दिखाने लगे। अब प्रधानमंत्री साहब ने, उनकी पत्नी ने 4 साड़ियां सेलेक्ट करी। तो 4 साड़ी सिलेक्ट करी, पूछा कितना पैसा? वो बोला अरे 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 क्या बात करते हैं, आपसे थोड़ी पैसा लेंगे, इतनी सेवा आप देश की करते हैं, आप तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपसे कैसे पैसा लेंगे, इतना अपराध कराएंगे प्रधानमंत्री। बोले आप कितना पैसा पूछ रहे हैं आपसे? नहीं नहीं नहीं, अरे आपसे कैसे, कितना पैसा आपसे पूछ रहे हैं, अरे आपसे क्या, समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम चलते हैं, धन्यवाद। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वो 4 साड़ी का पैसा बताया। जब 4 साड़ी का पैसा बताया तो शास्त्री जी एकदम उनके पसीने छूटने लगे, तो बहुत महंगी साड़ी है। हाँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, कोने में ले जाके 3 साड़ियाँ वापस रखवाई और अपने बजट में 1 साड़ी आती थी, 1 साड़ी उठाई और निकल दी। इसको बोलते हैं फेवर्स द बजट। हाँ, इंस्टेड ऑफ फेवरिंग द फेवर्स, वो किसी से फेवर नहीं लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो ऐसा है जी, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय देम। लोग उनको पहचान ना लें लेकिन उनको रिकॉग्निशन देना चाहते हैं। एक दफ़ा इनका कॉन्वॉय जब जा रहा था, इनका इच्छा हुआ कि गन्ने का जूस पिए। ठेले पे गन्ने का जूस वाला बैठा दिल्ली में, तो उन्होंने कहा गन्ने का जूस पीना है। तो उनकी सिक्योरिटी ने बोला अभी लेके आते। ना ना ना, अरे तुम जाओगे, इतने सारे ब्लैक कैट कमांडो, वो बेचारा वैसे ही घबरा जाएगा और जूस तो है, पैसा भी नहीं ले पाएगा। बोले क्या किया जाए, तुम गाड़ियां दूर लगाओ, मैं पैदल जाता हूँ धोती कुर्ते में, मैं इतना आराम से जाकर जूस पीऊंगा, पहचानेगा भी नहीं। काम भी छोटे थे शास्त्री जी, अपना आराम से धीरे धीरे चलते हुए गए ठेले पे जाके बोले भैया जूस। जैसे ही ठेले वाले ने देखा हैरान हो गया, जमीन पे लेट गया, शास्त्री जी आए हैं, शास्त्री जी जय जवान जय किसान जय, और बहुत हैरान, वो एकदम पैर पे जाके उनके लेट गया।
और शास्त्री जी जो है ना, बहुत उनको वो फील हुआ, उसने बड़े मन से सबको जूस पिलाया और सबका मतलब इतना प्रेम दिया उसने। ये थे शास्त्री जी हमारे। ये इंडिया यूनाइटेड विद शास्त्री व्रत। एक इस बात को ध्यान से सुनना, शास्त्री व्रत क्या होता है आज आपको बताते हैं। इस समय जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो खाने की एक्यूट शॉर्टेज हो गई थी। ये कहीं कहीं लोगों को पता होगी। इसको शास्त्री व्रत की कहानी बोली जाती है। इतना खाने का शॉर्टेज हो गया पड़ा, देश में बड़ी दिक्कत हो गई और अमेरिका ने धमकी दे दी, लड़ाई बंद करो, तुमको खाना देना बंद कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, सोचे यार खाना कम पड़ जाएगा देश में, क्या किया जाए। अपने घर में गए, सबको इकट्ठा करके बैठा दिया। बोला आज से हमारे घर के अंदर रात को खाना नहीं बनेगा, दिन में एक बार खाना खाएंगे, और जो बच्चे हैं उनको शाम को, एक हफ्ते तक शाम का चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन बच्चों को शाम को केला और दूध मिल सकता है। एक हफ्ता सबने किया, घर के अंदर शास्त्री व्रत का पालन किया गया। शास्त्री जी ने बोला तो करना है भैया, पिताजी ने बोला तो करना। सब के सब अपना एक हफ्ता, कोई एक ही दिन का खाना खाया और शाम को सबके सब चुपचाप अपना सो जाए। एक हफ्ता ऐसा करने के बाद शास्त्री जी ने देखा कि सबके सब ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई बीमार हुआ, ना कोई समस्या हुई। ये गए फटाफट से रेडियो स्टेशन पहुंचे, हमारे देश का जो सरकारी रेडियो स्टेशन, वहां जाकर के उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं चाहता हूं, इस समय देश हित के लिए आप सबकी मुझे बहुत ज़रूरत है। पूरे देश को यूनाइट किया उन्होंने और बताया अपनी कहानी कि एक हफ्ता कैसे उन्होंने व्रत रखा। बोले कि पूरे देश को 15 दिन के लिए मैं चाहता हूं दिन में एक बार खाना खाएं, ताकि हम इस शॉर्टेज से निकल जाएं। हमें अपने दुश्मन से इस समय लड़ना है और मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। पूरे देश ने इनका साथ दिया। उस दिन से पूरा देश इस व्रत को शास्त्री व्रत के नाम से जानता है। ये कहते हैं कि आई हैड ऑलवेज फेल्ट अनकंफर्टेबल कि मैं लोगों को बोलूँ और खुद इसका पे अमल ना करूँ। दूसरों को सलाह देने और खुद अमल ना करने के बारे में मेरे मन में हमेशा असहजता रहती थी। ये लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे। ये कहते हैं डिसिप्लिन और यूनाइटेड एक्शन, यही रियल स्ट्रेंथ होती है एक देश की, और वो यूनाइटेड एक्शन उन्होंने लिया है। ये कहते हैं कि मैं भारत देश से, मैं अपनी मां भारत से, मैं मां भारती से ऐसे लिपटा हूं जैसे एक बच्चा अपने मां के स्तन के आसपास जाकर लिपट जाता है, क्योंकि उसको महसूस होता है कि ये मुझको ताकत देगी। ऐसे ही मेरी मां भारती मुझको ताकत देती है। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, उन्होंने देश को यूनाइट किया शास्त्री व्रत से। मैं बड़ा इंस्पायर्ड रहा हूं, हमेशा शास्त्री जी से इतना इंस्पायर्ड रहा हूं। मैंने भी सोचा कि हम देश को, हमें भी तो लोगों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? हम बिजनेस कम्युनिटी के कारण जोड़ सकते हैं। तो मेरे मन में एक बीच में एक ऑफ ट्रैक जाऊंगा, 5-10 सेकंड के लिए आपको बताता हूं कि हमने एक ऐसी बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी बना दी है जिसमें हम देश के एंटरप्रेन्योर्स को साथ में जोड़ते हैं। उन्होंने शास्त्री व्रत से जोड़ा है, यहाँ बिजनेस कम्युनिटी विद बड़ा बिजनेस से हमने उनको जोड़ा है। भाई अगर आपको फोटो वोटो भेजनी है फेसबुक इंस्टाग्राम पर करें टैप, हाँ, लेकिन बिजनेस के रंग में रंगना है तो इंस्टॉल करें हमारी कम्युनिटी ऐप। हमने एक ऐसी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप बनाई। इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील स्क्रॉल करते रहोगे मेरे भाई तो ये आपका समय और दिमाग दोनों को खोखला कर देगा। यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, लेकिन देन यू हैव टू मास्टर योर मिनट्स। इट्स सिंपल, टाइम इज व्हाट वी वांट बट वी आर वेरी वेरी वर्स्ट अराउंड इट। हमने बड़ा बिजनेस की एक ऐसी अप्रोच बनाई है, दुनिया की पहली बिजनेस कम्युनिटी ऐप बना दी है। आज आप डाउनलोड कर लेना, आप जाकर के देखना। एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स, लर्न एंड ग्रो, इन्वेस्टर, स्टार्टअप, मैनेजमेंट, प्रोफेसर, जैसे फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, वैसे ही हमने ये ऐप बनाई। अभी 2 महीना पहले बनाई। इस ऐप को हम डेली इंप्रूव कर रहे हैं। लाखों लोग आ चुके हैं। इस ऐप को फेसबुक की तरह ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे, इंस्टाग्राम की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रहेंगे कौन? केवल एंटरप्रेन्योर। वो फिल्मी फोटो ऐसा करके चुम्मी बाहर निकाल करके समुद्र के किनारे खींचना हो तो इंस्टाग्राम पे जाइएगा, बिजनेस सीखना हो तो बड़ा बिजनेस ऐप पे आइएगा। बड़ा सरल है, इंस्टाग्राम की भी जरूरत है और बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप की भी जरूरत है। आपको स्किल, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, एचआर, कुछ भी सीखना है, बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस खड़ा करना है, बड़ा करना है, सब कुछ सीखना है। वहां कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है, बड़ा फोकस्ड है। आप दुनिया भर के ऐप पे जाकर के 3 घंटा लगाओगे और यहां पे आकर के केवल 15 मिनट लगाओगे, आपको बहुत वैल्यू, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। बहरहाल शास्त्री जी की वापस बात करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, ऐप डाउनलोड कर लेना। ये रियल मैन ऑफ प्रिंसिपल थे। रशिया ने इनको इनवाइट किया एक दफा। ये रशिया गए, वहां पे ऑफिशियल टूर पे। इनकी धर्मपत्नी बोली मुझको भी जाना है, तो बोले प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को नहीं बुलाया। बोले लेकिन मेरे भी इच्छा है। ठीक है, इन्होंने अपने पर्सनल तनख्वाह से पैसे निकाले, उसकी टिकट कटाई अपनी पत्नी की, उनको ले गए रशिया। और रशिया जब गए वहां पे तो उन्होंने इनके स्वागत में खूब रंगारंग कार्यक्रम रखे। वहां रशियन ऑफिशियल ने एक बैले डांस ऑर्गेनाइज किया। वहां बोल्शोई नाम का थिएटर होता है कैसा, वहां पे बैले डांस बहुत अच्छा चल रहा। अच्छा, अंधेरा हो जाता पूरे हॉल के अंदर और वहां पे बैले डांस आप समझ रहे हैं वो चल रहा होता है, और बैले डांस चल रहा, अंधेरा हो, जैसे ही बत्ती जली तो देखा शास्त्री जी वहां है नहीं, उनकी कुर्सी खाली। तो इनकी सिक्योरिटी में हड़कंप मच गया, सारे उधर भाग के देखने लगे और बाहर गए, ढूंढा शास्त्री जी, देखा पार्क में जाके बेंच पे अपना बैठ के डायरी पे कुछ लिख रहे। पत्नी आई, सिक्योरिटी आई, पूछे क्या कर रहे हैं? तो शास्त्री जी बोले कि भाई देखो, मेरे को सिंपल सी बात है, नित्यांगना जो वहां थी उनकी टांगे नंगी थी,
उन्होंने पूरे कपड़े पहने नहीं थे। मनोरंजन की दृष्टि से उन्हें देखना ये मेरा और मेरी धर्म पत्नी का और उन सारी स्त्रियों का घोर अपमान होगा, और अपनी धर्म पत्नी जो मेरे साथ बैठी है उसका कितना बड़ा अपमान होगा। तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति, उनके जैसे प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता न कभी आए हैं, न कभी आएंगे, न भूतो न भविष्यति। इन्होंने जो वो गाड़ी खरीदी थी ना, मैं उसकी एक बात आपको जरूर जाते जाते बताना चाहता हूँ। इसकी कहानी का नाम है पेइंग द इंटरेस्ट वर्सेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब हुआ? शास्त्री जी ने कर्जे पे गाड़ी ली थी, अपनी पत्नी को पहले बता दिया था, हाँ सुनो मेरी प्रिय धर्म पत्नी, अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो ये जो है ना, बैंक वाले मुझसे बहुत प्रेम करते, तुमसे लोन वापस लेंगे नहीं। लेकिन तब उनकी बात मत मानना। वही हुआ, ताशकंद फाइल्स, ताशकंद के अंदर शास्त्री जी का देहांत हो गया। वो किसी को पता नहीं, मैं उसकी बात अभी करूंगा आपसे। और देहांत होने के बाद बैंक ने एक चिट्ठी लिख दी इनकी धर्म पत्नी को कि अब आपको इस लोन को रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने गाड़ी खरीदी थी, ललिता शास्त्री उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने बैंक वालों को बुलाया, सुनिए ज़रा आप हमारे घर आ सकते हैं क्या? बैंक वाले सब फटाफट घर आए। बोले मेरे पति ने मुझे पहले ही बता दिया था, शास्त्री जी हमें पहले ही बोल गए थे कि आगे चल के तुम मुझसे लोन माफ़ कराने की बात करोगे। लेकिन मुझे शास्त्री जी बोल गए थे कि जो मेरी आज पेंशन आती है उस पेंशन से ही चुकाते रहना। 5,000 रुपये का बचा हुआ लोन अगले 4 साल में शास्त्री जी की धर्म पत्नी ललिता शास्त्री ने अपनी पेंशन से वो सारा लोन चुकाया और तब उस गाड़ी का इस्तेमाल करते रहे। लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री न थे न कभी होंगे। इनकी मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में कोई नहीं समझ पाया। इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग डेथ थ्योरीज हैं। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये तो हार्ट पेशेंट थे, इनको हार्ट अटैक हुआ। फैमिली रिलेटिव्स कहते हैं नहीं, इनका मर्डर हुआ, इनको पॉइजन दिया गया ताशकंद के अंदर। मैं वो जगह पे गया हूँ ताशकंद में जहाँ पे इनका आज भी वो स्मारक है। वही 2 अक्टूबर को मैं उनके जन्म के दिन गया था, जिस दिन उनका जन्मदिन था, तो वहाँ फूल वूल हमने चढ़ाया, मैं खुद देख के आया वो जगह। लेकिन बाकी बहुत सारे व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं रशियन इंटेलिजेंस KGB ने इनको मारा, कुछ कहते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA ने इनको मारा। इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं ये इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, किसी और को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए उनको मरवा दिया गया। इतने सारे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं है। क्यों इनका शरीर जब वापस देश में आया तो वो काला और नीला पड़ चुका था पूरी तरह। हार्ट अटैक से तो शरीर काला नीला नहीं पड़ता है ना, इसका किसी के पास उत्तर नहीं है। इनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया गया। 10 जनवरी को जब इनके कमरे में इनका देहांत हुआ, उससे पहले इनके कमरे के अंदर बेल भी था और फोन भी था। प्रधानमंत्री के पास बेल होती है, वो घंटी बजाए उनका PA भाग के आता है। उनके पास फोन होता है, वो किसी को फोन करे रिस्पॉन्ड किया जाता है। पर जब 11 जनवरी को देखा तो उनके कमरे में ना तो उनके कमरे में बेल थी ना फोन था। और उनकी मृत्यु के समय में उनका फोन और उनकी घंटी कहां चली गई किसी को नहीं पता। हाँ, जिनकी मृत्यु हुई है वो कोई देश के आम नागरिक नहीं थे मेरे भाई, वो हमारे देश के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, जिसकी मृत्यु दूसरे देश में बहुत संदेहजनक स्थिति में हुई थी। तो क्यों इंदिरा गांधी ने कहा कि कोई छानबीन की अब जरूरत नहीं है, जबकि देश की जनता और ऑपोजिशन नेता इसकी लगातार मांग कर रहे थे। वो फ्लास्क जो उनके कमरे में था जिससे वो दूध पिया करते थे, वो अचानक कहां गायब हो गया? पत्नी ललिता शास्त्री ने बताया वो मेरा फ्लास्क था, वो वापस नहीं आया उनके शरीर के साथ में। वो फ्लास्क जिसमें उन्होंने आखिरी बार दूध पिया, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया गया? आखिरी सांस लेते वक्त जब लोग उनके पास आए, शास्त्री जी बार बार फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे। जब लोग उनके पास फ्लास्क लेके आए, उनको लगा दूध या पानी पीना चाहते हैं, तो उन्होंने पीछे फेंक दिया फ्लास्क को। वो क्यों इशारा कर रहे थे बार बार उस फ्लास्क की तरफ? जब उनका पार्थिव शरीर भारत में आया, उनके चेहरे पे नीले और काले दाग देखने के बाद जब पूछा गया तो आनंद फानन पे उनके चेहरे पे फटाफट चंदन मल दिया गया। क्यों आखिरी दर्शन के लिए उनके परिवार, उनके बीवी बच्चों को उनके पास नहीं जाने दिया? क्यों उनके शरीर को नहलाने के समय में दोनों बेटों को उनके पास नहीं आने दिया? बहुत सारे प्रश्न हैं। उनकी गर्दन के पास में छेद था जिसमें से खून निकल रहा था। हाँ, उसके अलावा उनकी पेट पे भी कुछ सर्जिकल मार्क्स थे, हाँ, निशान थे, जिसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सारे जितने चश्मदीद गवाते, हेल्पर, होटल स्टाफ, वहां पे जो डॉक्टर थे, सिक्योरिटी, कुक्स, आज तक कोई किसी ने कभी मीडिया में आके बात नहीं करी। क्यों किसी ने कोई बात नहीं करी आज तक? हाँ? उनकी घटना के कुछ सालों के बाद केवल 2 ही चश्मदीद गवाह थे। एक थे डॉक्टर RN चुग जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे, और दूसरे थे रामनाथ, उनके अपने PA। एक दफा जब एक कमेटी बिठाई गई और उन दोनों को कमेटी में आकर के अपना बयान देने के लिए कहा गया, उसी समय दोनों की अलग अलग जगह पे एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई। यह अचानक ही कैसे हो गया सब कुछ? हाँ, TN कॉल जो इस समय भारत के एम्बेसडर थे, इनकी डेथ के बाद, प्रधानमंत्री की डेथ के बाद में उनका अचानक प्रमोशन हो गया। 30 दिन के अंदर उनका बड़ा प्रमोशन हो गया, उनके लिए ताली बजाई जा रही थी। यही वो व्यक्ति थे TN कॉल जो लगातार बोल रहे थे कि पॉइजन थ्योरी गलत है, इन्हें कोई पॉइजन नहीं दिया गया। कुलदीप नायर जो PM के मीडिया एडवाइजर थे, उनको 4-5 बार उन्होंने फोन करके धमकी दी कि पॉइजन थ्योरी को अखबार में आने नहीं देना है।
क्योंकि अच्छा, पूरी घटना के जो प्राइम सस्पेक्ट थे मोहम्मद जान, जो उनके रसोइया थे, वो उनके रसोइया नहीं थे, वो कॉल के रसोइया थे। लेकिन कॉल के रसोइया होने के बावजूद उस दिन, देहांत वाले दिन, उनकी डेथ के दिन का खाना और दूध इसी ने बनाया था। उसके बाद से वो कभी मिला क्यों नहीं आज तक? रशियन ऑफिशियल्स ने उसको, मोहम्मद जान को गिरफ्तार कर लिया, हमारी सरकार ने मोहम्मद जान को छुड़वा दिया, बोला नहीं नहीं हम इसकी गारंटी लेते हैं, ईमानदार आदमी है। क्यों? टीएन कॉल का वो पर्सनल शेफ था, और उसके बाद वो कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। क्यों? उनके देहांत के अगले दिन रशिया से उनको छुड़ाने के बाद आज तक वो कभी नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? उस दिन शास्त्री जी के डिनर को वही लेकर के गया था और उसके बाद से अचानक कभी पता नहीं चला उसके बारे में। क्यों? जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर प्लेन से भारत आया, सबके सब लोग रो रहे थे और टीएन कॉल और इंदिरा गांधी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर मेरी इच्छा है कि मैं पूरा वीडियो बनाऊं। वो आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है कि शास्त्री जी की मौत के रहस्य में पूरा वीडियो बनाइए। अगर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बोला तो मैं आकर के उसके ऊपर पूरा वीडियो दूंगा। मेरी रिसर्च एकदम इमैक्युलेट होती है और जब मैं बात करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। और जाने से पहले मेरी एक इच्छा है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मुझे आपको देना है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिफोर आई क्लोज। क्या है अनाउंसमेंट? जैसे कि मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जी के वीडियो में पिछले इतवार को बताया था, वैसे अब हर इतवार को खड़े होकर पावरफुल वीडियोस लेकर के आ रहा हूं मैं। अब मैं कई सालों के बाद अपना एक हाई पावर मोटिवेशनल फिजिकल इवेंट लेकर के आया हूं। इसका नाम है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। उसका मुझे इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। वो 3, 4, 5 जून को होने जा रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, त्यागराज स्टेडियम के अंदर। इसकी सारी टिकट्स बिक चुकी हैं, बस जो बचा है केवल कुछ वो डायमंड सीट, रॉयल डायमंड और बड़ा बिजनेस लाउंज, ये 3 कैटेगरी की सीट्स बची हैं। बाकी पूरा स्टेडियम भर चुका है। 3 दिन सुबह से शाम तक लोग मेरे साथ रहने वाले हैं और बिजनेस के सारे गुण हाई पावर सेमिनार में मुझसे आकर के सीखेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, बिलियनियर से सीखना चाहते हैं, हमारे इवेंट्स के बारे में मुझे बेचने की जरूरत नहीं। ये पूरा देश जानता है कि हमारे इवेंट्स कितने पावरफुल होते हैं। बराबरी कोई नहीं कर सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि बिजनेस की वो हमारी डॉक्टरी है, उसमें हमारी एक्सपर्टीज है। बोर्ड लाइन नंबर फोन करके पता कर लेना कि भाई डायमंड सीट, रॉयल डायमंड सीट और बड़ा बिजनेस लाउंज ये क्या होता है। बड़ा बिजनेस लाउंज वो होता है जहाँ आप फर्स्ट रो में आकर के बैठते हैं और बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ आकर लाउंज में हमारे साथ में बैठते हैं। ये 3 कैटेगरीज बची हैं, इसके बारे में आप पता कर लीजिएगा। बहरहाल शास्त्री जी के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए और किसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को देश में फैला दीजिए, सबको दिखा दीजिए इस वीडियो को कि हमारे देश का नेता कैसा हो, शास्त्री जी जैसा हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आप सबका विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।